तो क्लोजिंग से ठीक पहले इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम F&O की चर्चा करेंगे और इस साथ में ये जानेंगे कि कौन सी पोजीशंस को रखना है, किन पोजीशंस को भी फिलहाल छोड़ देना है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा ठहराव वापस देखने को मिल रहा है। आज सुबह से बाजार बड़ा इरिटेटिंग है, ऐसा लग नहीं रहा कि यह हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। कल भी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग तो आई, लेकिन वो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा पाई, क्योंकि आज सुबह ग्लोबल मार्केट फिर से हल्के से दबाव के साथ कमजोरी दिखा रहा था। जो कमजोरी दिखी आज तो मार्केट से उसको रिकवर करने भर की कोशिश कर रहा है। कोई नया गेन मार्केट अपने साथ जोड़ नहीं रहा। कल भी 400 का लेवल दिखा, आज भी 400 का लेवल दिखा, लेकिन अभी तक कुछ खास बड़ी क्लोजिंग के लेवल हमको नहीं दिख रहे। रही बात निफ्टी के रोल ओवर की, करीब 35% का रोल ओवर का डाटा अभी तक कह रहा है कि निफ्टी में मिल चुका है। बैंक निफ्टी में करीब 20% के आसपास का रोल ओवर का डाटा आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये डाटा तेजी से थोड़ा आगे बढ़ेगा, और अगर रोल ओवर आगे बढ़ा तो आप कुछ शेयर्स के अंदर उतार चढ़ाव और तेज होते हुए देखेंगे। फिलहाल तो सौदे कट रहे हैं, यहीं सेटल हो रहे हैं, ज्यादा रोल बढ़ नहीं रहा। इसलिए जो मूवमेंट है मार्केट के अंदर डेरिवेटिव शेयर्स की, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ी कम है। आज सब सुबह सुबह खबर आई कि मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज में 3 शेयरों को गैस वाले को डाल दिया। उसके बाद इन तीनों ही शेयर्स के अंदर अच्छा मूव था। आईजीएल आज का सुपर शेयर बन गया, F&O के अंदर सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना। इंफ्रा आज की थीम नजर आ रही है, उसमें एनसीसी, एससीसी, ये कुछ एक शेयर थे जो आज अच्छे चले हैं। बायोकॉन कल भी चला, आज भी अच्छा बिल्डअप के साथ चल रहा है। और गोदरेज कंज्यूमर्स, आपको ध्यान होगा कल गौरांग शाह हमारे साथ जब जुड़े थे, हमने उनसे कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जाने थे इस सीरीज के आखिर तक जो हमको कुछ मुनाफा देके जाएं। उन्होंने इसमें गोदरेज कंज्यूमर्स का नाम बोला था और ये शेयर चला। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंस, ये कुछ वादा के और शेयर हैं जो आज चढ़ते हुए दिखे। एक बार जल्दी से आपको रिटर्न कार्ड भी बता देते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए, आपको पता लगे कि आज के एनालिस्ट ने जो कॉल दी थी उससे कितना मुनाफा आपकी पॉकेट तक पहुंच चुका है और आगे कितना मुनाफा पहुंचने वाला है, वो शेयर्स भी आपको मिलेंगे। कैन फिन होम्स आज करीब 2.5% की मजबूती के साथ, ये गेन ओपनिंग के बाद का है, 16,500 पे यहां से आया। BEML करीब 1% का गेन 5,500 पे, और गोदरेज इंडस्ट्रीज की 580 की कॉल, ये करीब 4,000 पे आपको दिखी गई है। परसेंटेज में ऑप्शंस का डाटा थोड़ा परसेंटेज में आपको ज्यादा दिखेगा, 34% का गेन, लेकिन पैसों में अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 4,000 रुपए का फायदा। तो 20,000 वाला जो हमारा एजेंडा है, हमारी जो कोशिश है, वो आज भी फिर से प्रूव हुई है। तो अब मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आशीष चतुर्मोता है, किरण जाधव है। उन दोनों से समझते हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव आंकलन काफी बेहतर रहता है, और ठीक एक्सपायरी से पहले इन दोनों के कॉल्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं खुद इनकी कॉल्स पे बड़ा गौर करके आपके सामने कई बार शेयर भी इनकी कॉल से हमको मिल जाते हैं। तो किरण, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आशीष, आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। किरण, आपसे शुरू करें। आप तो वैसे भी जाने जाते हैं ट्रेंडिंग शेयर पकड़ने के लिए, तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सुस्त है, लेकिन इस सुस्त बाजार में थोड़ा चुस्ती वाले शेयर दीजिए, कहाँ पे अच्छे शेयर का पैसा बन जाएगा? आफ्टरनून डिम्पी, मेरा मानना है कि एनसीसी में काफी अच्छी ट्रेंड पकड़ में आ रही है, और जिस तरीके से ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है वॉल्यूम्स के साथ, और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशंस, ये सारे फैक्टर्स और ऑप्शन चेन डेटा, ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर पकड़ते हैं तो मेरा मानना है कि एनसीसी 120 तक जाने की उम्मीद है। 116 रुपए 17 रुपए पे करीब ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर स्टॉप लॉस 114 रुपए 80 का रखना चाहिए, और टारगेट जैसे मैंने कहा 120 के रखने चाहिए। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि एनसीसी इस पे ध्यान रखा जाए। 120 का टारगेट है, 115 का, जिसमें मैंने कहा ना ट्रेंडिंग शेयर आपको जरूर देखेंगे। आप देखिएगा लिस्ट में पहला ही ट्रेंडिंग शेयर आपको एनसीसी मिल गया, जो मैंने आपको गेनर के तौर पे बताया था। आशीष, आपकी रिसर्च भी एक्सपायरी पे और तेज हो जाती है, बेहतर रिसर्च हो जाती है आपकी तरफ से। इस एक्सपायरी के फ्लेवर वाला शेयर देखिए, मुझे लग रहा है कि सीजी पावर में एक बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है। तो 87 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 93, 94 के टारगेट्स मुझे लगता है सीजी पावर में एक्सपायरी तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जी, जिसको हम काफी समय से एक रिकमेंड कर रहे हैं। 540 पे हमने पहला रिकमेंडेशन लास्ट वीक दिया था, और मुझे लगता है इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है। आज भी आप देखेंगे 10% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, प्राइस में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 570 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर मुझे लगता है 600 तक के स्तर जी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट हमारे ग्रुप की कंपनी है, और ये डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने रख दें। हालांकि ये एनालिसिस का विषय है, जिसके बेसिस पर आशीष हमको रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इस शेयर के साथ अभी उतरा जा सकता है। तो जी एंटरटेनमेंट पे आप एक सौदा खड़ा करें। अच्छा आशीष, अभी आप ना हमको सीजी पावर जो बता रहे हैं, इसके अंदर अभी वॉल्यूम के साथ ये शेयर 3% ऊपर हो गया है। ये अभी सौदा खड़ा कर लें या थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा नीचे आ जाए?
नहीं देखिए, ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा वॉल्यूम होगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वहां पे नजर आ रही है। और अच्छा, ठीक है। 87 अब मुझे लगता है जो एक ब्रेकआउट लेवल था उसको स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से मुझे लगता है 3 से 5 रुपए की बढ़त सीजी पावर में जल्दी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सीजी पावर आपको मिला, जी एंटरटेनमेंट आपको मिल गया, 2 शेयर आपके आशीष ने आपने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा किरण आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि वो भी आपको एनसीसी ऑलरेडी दे चुके हैं एक शेयर। आप किरण का जरा दूसरा शेयर समझते हैं। किरण, आपकी तरफ से दूसरा शेयर। 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज बायोकॉन ने एक अच्छी मूव दिलाई है और मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होती नजर आएगी। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 425 426 का था, वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक निकल रहा है। तो 428 का स्टॉप लॉस रहेगा और 447 के टारगेट्स कल दोपहर तक देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा किरण, कोई ऑप्शन का सौदा भी है? बिल्कुल, एक ऑप्शन का सौदा टाटा ग्लोबल में करना चाहिए। नवंबर के 290 का कॉल ऑप्शन करीबन 3 रुपए 90 पैसे के करीब मिल रहा है, वो लेना चाहिए। 2 रुपए 90 पैसे नहीं, 1 रुपए का रिस्क है और टारगेट्स के लिए 10 रुपए के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो टाटा ग्लोबल में हमारा टारगेट बनता है करीबन 300 रुपए का। तो अगर 300 होता है तो इजीली 10 रुपए के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाटा ग्लोबल 290 की कॉल प्लस करनी है आपको एनसीसी पे ध्यान रखना है। ये शेयर होगा आज का नोटिसेबल शेयर जो होगा, जो किरण की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है। और आपको जो आशीष के शेयर्स हैं, बस बायोकॉन भी है एक, आप शेयर किरण का ये भी नोटिस कर लें। आशीष की जो रिकमेंडेशन है उसमें जी एंटरटेनमेंट है और साथ ही सीजी पावर है। ये शेयर आपको याद हो जाने चाहिए, ये एक्सपायरी के फ्लेवर वाले शेयर्स हैं। सुमित बागड़िया भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। आपकी कॉल भी काफ़ी अच्छी चलती है ये एक्सपायरी के आसपास, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए सर। कुछ 1-2 शेयर्स बताएं जो जरा दर्शकों को फायदा पहुंचाए इस एक्सपायरी पे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी। बिल्कुल, स्टॉक्स के अंदर एक प्रेजेंट लेवल पे यूपीएल अच्छा दिख रहा है। यूपीएल के अंदर ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ से और भी तेजी का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से कोई भी छोटी सी गिरावट मिलती है तो बाइंग करें। ट्रेडिंग के लिहाज से नीचे में 750 का स्टॉप लॉस जो कि करीब 14-15 रुपए नीचे का है। और अगर यहाँ से तेजी का मूव कंटिन्यू एक्सटेंडेड देखने को मिलता है तो 790 से 800 रुपए तक के लेवल्स हमको जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 3 से 4 दिनों के अंदर भी 790 तक के लेवल देखने को मिल जाए। दूसरा स्टॉक आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक के अंदर भी यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक अभी इमीडिएटली तेजी करना स्टार्ट कर रहा है, 1200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको बाइंग की सलाह रहेगी, 1160 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1240 तक का टारगेट। हमने जब कॉल बनाया था तब 1185 के आसपास ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ऑलरेडी 15 रुपया बढ़ चुका है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग कर सकते हैं 1240 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि सुमित की तरफ से दिए गए हैं, तो आपने आज लिस्ट अपनी बना ली होगी। अब आपको एक और खबर बताते हैं नेट न्यूट्रलिटी को लेकर। ट्राई चेयरपर्सन भी इस बीच हमारे साथ हैं, तो उनसे एक बार ये समझ लेते हैं। RS शर्मा जी हैं, उनसे एक बार ये जान लेते हैं कि ये पूरा सुझाव क्या है, कंज्यूमर का इससे फायदा कैसे होगा, ये उनसे समझते हैं। तो आज जो सर सुझाव आए हैं उससे कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा सर? देखिए, ऐसा है कि आज के ज़माने में इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इंटरनेट के माध्यम से हमें सारी जानकारियाँ, एप्लीकेशंस, बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में हम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम अक्षुण्ण रखें। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने कंज्यूमर्स के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर अवस्थित किसी भी कंटेंट को न तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दे सकेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, न वो थ्रॉटल कर सकेगा, न किसी कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकेगा फास्ट लेन के माध्यम से, न उसको ब्लॉक कर सकेगा। तो एक प्रकार से ये जो इंटरनेट की जो ओपननेस है और प्लेटफॉर्म नेचर है उसको हमने प्रिजर्व करने के लिए ये निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ इंटरनेट है और ये ट्राई चेयरपर्सन इस समय RS शर्मा भी हमारे साथ हैं जो आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे फायदा होगा। अगर आप नेट न्यूट्रलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उससे चीज़ों को समझ रहे हैं, तो RS शर्मा जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो ट्राई की रिकमेंडेशन, जो सिफारिशें इन्होंने खुद दी हैं। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आप सुझाव दे रहे हैं कि ब्लॉकेज नहीं होगा, आप किसी कंटेंट को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, ये लागू कैसे किया जाएगा, इस सिस्टम में पॉसिबल कैसे है? देखिए, मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसको बता दूं आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पिछले वर्ष मई में हम लोगों से ये कहा था कि आप नेट न्यूट्रलिटी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस हमें दीजिए।
उसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने मई में ही एक प्री कंसल्टेशन पेपर निर्गत किया था नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, और उसके बाद जनवरी, इस वर्ष हमने जनवरी में एक दूसरा कंसल्टेशन, जो प्रॉपर कंसल्टेशन पेपर है, वो निकाला था। और इसके तहत हम लोगों ने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस विषय के, उन सब से हमने संपर्क करके उन सब की राय मांगी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हो रहा है उसके बारे में भी हमने राय मांगी थी, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया, और उसके सारे निचोड़ के बाद करीब 1-1.5 वर्ष कह लीजिए आप, 1.5 वर्ष की एक्सरसाइज के बाद हमने ये रिकमेंडेशंस इशू किए हैं। अब ये रिकमेंडेशंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भेज दिए गए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इन रिकमेंडेशंस के बारे में निर्णय लेना है। हम लोगों ने जो मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी की बात की है वो ये है कि नेट न्यूट्रलिटी के कुछ एक्सक्लूजन होंगे और कुछ एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन का अर्थ हुआ कुछ इमरजेंसी सर्विसेज हैं मान लीजिए, या आप मान लीजिए कि जैसे कि टेलीकॉम सर्विस टेलीकॉम के जो पाइप्स हैं वो पाइप चोक हो रहे हैं या कुछ और समस्या पैदा हो रही है, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क जो के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके नेटवर्क पर अटैक हो रहा है तो उस अटैक को रोकने के लिए कुछ उपाय उन्हें करने होंगे। उसी प्रकार से अगर कोई लॉफुल कहा गया है किसी साइट को ब्लॉक करने के लिए तो उन्हें ब्लॉक करना होगा। तो ये सारी किसी न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई चीज़ की जा रही है तो उसको मानना होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक कोई चीज़ हो रही है उसको मानना होगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं में कोई उसका दुरुपयोग ना हो, इस दुरुपयोग को देखने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए हमने प्रस्तावित किया है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी होनी चाहिए, और ये टेलीकॉम विभाग अपना इस रिकमेंडेशंस पर विचार करेगा, जिसके हिसाब से हम लोग उसमें इसको इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को कोई कहीं किसी गार्ड में वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट की बात है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ ही हैं। लेकिन सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था, ये सर्विस प्रोवाइडर इस सुझावों को ना अपने खिलाफ मान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ट्राई ने जो सुझाव दिए हैं ये उनके खिलाफ हैं और ये शायद हो सकता है आगे चल के कुछ चैलेंज के तौर पर भी आए। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा विचार है कि ये किसी भी तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स के हितों के विरुद्ध में नहीं है। मैं एक एनालॉजी देना चाहूँगा कि मान लीजिए कहीं मेला लगा हुआ है और उस मेला के लिए बहुत सारे टोल रोड्स हैं, चारों तरफ से उसके लिए रोड्स आ रही हैं। तो जो टोल रोड्स पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उस पर तो टोल रोड वाले लोग अपना चार्ज वसूल करेंगे, और उसके बाद मेला में किस दुकान पर जाएंगे हम, इसका निर्धारण तो टोल रोड वाला नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपना जो डेटा है या कम्युनिकेशन उनके पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है उसका पैसा तो उनको मिलेगा ही, और जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा उनका मार्केट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो इसलिए किस दृष्टिकोण से ये रिकमेंडेशन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हितों के विरुद्ध में है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था, आपने जो सुझाव में नेट न्यूट्रलिटी का संवैधानिक अधिकार बताया है, ये लागू कैसे करेंगे आप? इसकी जहाँ तक प्रक्रिया का प्रश्न है तो ये रिकमेंडेशंस हमारे टेलीकॉम विभाग को आज भेज दिए गए हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ये निर्णय लेना है कि इन अनुशंसाओं पर अपना निर्णय उनको लेना है, तो वो निर्णय लेने में लेंगे अपना। मुझे विश्वास है कि, मुझे आशा है कि शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा। रही बात इसके एनफोर्समेंट की, तो मैंने आपको बताया कि एनफोर्समेंट के लिए जो तरीका है उसके बारे में हमने सजेशन दिया है। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है कि कोई कंटेंट को डिफरेंशियली प्राइस न कर सके, इसके लिए TRAI पहले ही पिछले वर्ष फरवरी में ये एक रेगुलेशन निकाल चुकी है जिसमें कि आप इंटरनेट के किसी कंटेंट को डिफरेंशियली प्राइस नहीं कर सकते। जीरो रेटिंग और बाकी सारे जो चीज़ें थी उनको पहले ही हम लोगों ने बैन किया हुआ है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो एक फ्रेमवर्क सेट करना था एक प्रकार से कंज्यूमर्स के हित में, इंटरनेट के दृष्टिकोण से इंटरनेट को फ्री प्लेटफॉर्म रखने के लिए, उस फ्रेमवर्क को हम लोगों ने सेट करने का प्रयास किया है अपनी रिकमेंडेशंस में, और मुझे आशा है कि ये लाभदायक होंगी हमारे उपभोक्ताओं के लिए। अच्छा शर्मा जी, एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहता था मैं आपसे, वो ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर इस पे आगे कैसे बढ़ेगा, काम कैसे करेगा? एक्चुअली ये जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमने 3 बातें कही हैं।
ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में। पहला होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए ट्रांजिएंट होना चाहिए। ट्रांजिएंट का अर्थ हुआ कि मान लीजिए जब ट्रैफिक जाम हो रहा है उस समय आप उसको व्यवस्थित कीजिए, लेकिन ट्रैफिक अगर स्मूथ तरीके से चल रहा है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ट्रांजिएंट होना चाहिए। और दूसरे नंबर ये पर्पज स्पेसिफिक होना चाहिए, तो और प्रपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ट्रैफिक जाम हुआ और आपने पूरा सबको तहस नहस कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। तो एक प्रकार से प्रपोर्शनेट, ट्रांजिएंट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उसके साथ ही साथ हमने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर करेंगे। डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि आप बताएंगे कि आपने कौन सी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस कब लागू की, कब आपने आयद की, कब उसने आपको इम्पोज किया, और उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या रहा, ये बताएंगे आप, और पूरी तरह से डिस्क्लोजर्स आप करते रहेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्थिति है कि आप एक प्रकार से छुपे छुपे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस लागू करके और फिर कहें कि हमने तो साहब ये लागू किया था, उसको बताना होगा आपको। तो ये भी डिस्क्लोजर जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन में रखा है। ठीक है शर्मा जी, शुक्रिया। आज अपने जीवियर्स को समय दिया और पूरी बात आराम से विस्तार से बताई कि हाँ, नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ट्राई क्या सोचती है और ये खिलाफ नहीं है, ये देश के हित की बात है जो आप बात बता रहे हैं। शुक्रिया सर समय देने के लिए। खैर, मार्केट के अंदर इस बीच एक रेंज ही बनी हुई है, किसी तरह का कोई इंडेक्स में तो मूवमेंट नहीं है। हाँ, कुछ इंडेक्स से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम हमको जरूर दिखाते हुए दिख रहे हैं। आशीष, शुक्रिया आपका। सुमित, आज आपसे ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन दोनों शेयर्स हमारे बड़े काम आएंगे जो आपने हमको दिए हैं। एक जो आपने इंडियाबुल हाउसिंग दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने भी नोट किया। एक बार मैं दर्शकों को वापस सारी कॉल्स बता देता हूं जो आज हमको अलग अलग एनालिस्ट से मिली है। आशीष ने, किरण ने, हम लोग सुमित ने हमको जो कॉल्स दी है, एक बार आप वापस नोट कर लीजिए अगर आपसे मिस हो गया हो तो। हालांकि बाजार में किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं है। सुमित की कॉल, फर्स्ट यूपीएल 800 रुपए का टारगेट, 750 का स्टॉप लॉस, ये ट्रेंडिंग शेयर है, ये एक्सपायरी के ही शेयर्स हैं। इंडियाबुल हाउसिंग 1240 का टारगेट आप नोट कीजिएगा, 1160 का स्टॉप लॉस। ये सुमित की दोनों कॉल्स यहां पे कंप्लीट होती हैं। अब जरा आप सुमित के एक ऑप्शन का सौदा भी नोट कीजिए, 4350 की कॉल है, ये अल्ट्राटेक की कॉल है, सीमेंट वाला कंपनी, 24 रुपए मिल जाएगी, 50 रुपए का टारगेट, पैसे डबल हो जाएगा, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा इस शेयर के अंदर भी। अब किरण की कॉल्स नोट कीजिए, एनसीसी कह रहे हैं 120 का टारगेट है, उनकी लिस्ट में एक बायकॉन भी है, उस पर काफी बुलिश है, वो आज भी चल रहा है, कल भी चला, 443 तक जा सकता है, 47 तक, माफ कीजिए, ये शेयर उनकी लिस्ट में है। टाटा ग्लोबल 290 की कॉल है, 10 रुपए में मिल जाएगी आपको। अब जरा आशीष की कॉल्स भी आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल मिस नहीं करनी है, यही कॉल्स आपको एक्सपायरी में कुछ पैसा दे सकती हैं, क्योंकि मार्केट से तो आप इंडेक्स से कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा आपको काम करने में, ये बात मैं देख सकता हूं। आशीष कह रहे हैं सीजी पावर 94 का टारगेट, 87 का स्टॉप लॉस है। इसके अलावा जो दूसरा शेयर उनका है वो जी एंटरटेनमेंट, 600 का टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस है। ये दो शेयर उनकी तरफ से भी दिए गए हैं।